गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम या पारस्परिकता प्रमेय। तो पहले मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ कि एक कोई लीनियर बाइलैटरल प्रतिबाधाओं युक्त जाल के किन्हीं दो टर्मिनल के मध्य आरोपित विद्युत वाहक बल E और जाल की किसी दूसरी शाखा में प्रवाहित धारा I का जो अनुपात है वो स्रोत और अमीटर के स्थानों को परस्पर बदल देने पर नहीं बदलता, जबकि परिपथ में से अन्य विद्युत वाहक बल स्रोत को हटा दिया गया है। E/I के अनुपात को अन्योन्य प्रतिबाधा या ट्रांसफर इम्पीडेंस कहती है। देखिए, इसका मतलब ये है कि जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है नीचे कि इसमें एक वोल्टेज सोर्स E है और इसके अलावा 3 इम्पीडेंस लगी हुई है Z1, Z2, Z3, कुछ इस तरह से जैसे सर्किट में दिखाया गया है। और दूसरी जो ब्रांच है उसके अंदर जो करंट है वो एमीटर से मापा जाता है। तो ये थ्योरम ये कहती है कि इस वोल्टेज स्रोत की वजह से दूसरे ब्रांच के अंदर चलने वाला करंट I वो उतना ही होगा जितना कि यदि इस वोल्टेज स्रोत को हम दूसरी ब्रांच में एक ही जगह पे लगा दें और एमीटर को जो है वो इस वोल्टेज सोर्स की जगह पे लगा दें। यानी सेम E से दूसरी ब्रांच के अंदर E की वजह से दूसरी ब्रांच में करंट I वो उतना ही होगा जितना कि इस E को एक ही जगह पे लगा दें और उस A को यहाँ लगा दें पहले E की जगह पर, तो जितना उस एमीटर में करंट आएगा वो सेम होगा। ये है पारस्परिकता थ्योरम। और दूसरी बात ये कि वोल्टेज E अपॉन उसी लूप के अंदर जो करंट होता है E/I1 जैसे यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। और यदि मान लीजिए वोल्टेज सोर्स इधर है और करंट किसी दूसरी ब्रांच का है I, तो ऐसी जो इम्पीडेंस है उसको बोलते हैं ट्रांसफर इम्पीडेंस या अन्योन्य प्रतिबाधा। तो यहाँ पर जो ड्राइविंग पॉइंट है वो एक साइड में है और करंट दूसरी साइड का देख रहे हैं, इसलिए ये ट्रांस इम्पीडेंस होगी। प्रूव करने के लिए देखिए कि हम यहाँ पर इसके दूसरा लूप देखिए CDEFC, इसमें किरचॉफ का नियम लगाइए। मान लीजिए करंट I है, इसमें डायरेक्शन दिखा रखी है, तो Z2 प्लस Z3 के साथ तो I आएगा और I1 की वजह से Z3 में जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। सो माइनस Z3I1 इज इक्वल टू 0। या फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो I की वैल्यू जो यहाँ से निकलती है वो Z3/Z2 प्लस Z3, ये I की वैल्यू है, I1 की टर्म्स में आ गई है। यदि पहले लूप के लिए भी आप यही इक्वेशन किरचॉफ का लॉ लगाएं तो E इज इक्वल टू Z1I1 प्लस Z3I1 माइनस Z3I। अब हमें चाहिए एक्चुअली E की वजह से I दूसरी ब्रांच है, तो हमें I1 को एलिमिनेट करना है। तो इन दोनों इक्वेशन से I1 को यदि एलिमिनेट करें तो Z1 प्लस Z3, Z2 प्लस Z3/Z3 I माइनस Z3I। तो अब आप यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो E/I का जो मान है ये माइनस Z3 के जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 अपॉन Z3 ये है, इसको ट्रांसफर इम्पीडेंस कह लीजिए, जो कि पहले वोल्टेज सोर्स E की वजह से दूसरे लूप के अंदर करंट का अनुपात है। अब देखिए, जैसा हमने इस थ्योरम के मुताबिक कहा था कि स्रोत और एमीटर को बदल दें परस्पर, तो जहाँ स्रोत था वहाँ पे एमीटर और जहाँ एमीटर है वहाँ स्रोत। तो किरचॉफ के नियम दोनों ही ब्रांचेस के अंदर लगाइए। तो पहले तो आप उसमें लगाइए जिसमें उस लूप में लगाइए जहाँ पर
वोल्टेज सोर्स है, तो E इज इक्वल टू Z2I1 प्लस Z3I1 माइनस I, या 0 इज इक्वल टू, ये दूसरे लूप के लिए है, Z1 प्लस Z3I माइनस Z3I1। तो यहाँ से I1 की वैल्यू जो दूसरे इस लूप से आ रही है वो Z3 प्लस Z1 अपॉन Z3I। अब हमें निकालना है एक्चुअली I1 को एलिमिनेट करना है इन दोनों समीकरणों से। I1 को एलिमिनेट करेंगे तो E इज इक्वल टू Z2 प्लस Z3 Z1 प्लस Z3 अपॉन Z3I माइनस Z3I, या E अपॉन I Z1 Z2 प्लस Z3 प्लस Z1 प्लस Z3 अपॉन Z3। अब आप देखिए कि E अपॉन I इसमें वोल्टेज सोर्स दूसरी में है और करंट उसकी वजह से पहले लूप के अंदर है। तो अब अनुपात ये इस इक्वेशन को यदि बी कहें तो ये देखिए उतना ही है जितना कि पहले केस में था। इसका मतलब ये जो थ्योरम है कि पहले लूप में बैटरी की वजह से उसकी वजह से दूसरे लूप में जितना करंट चलता है उतना ही करंट यदि बैटरी को दूसरे लूप में लगा दें तो उसकी वजह से पहले लूप में चलता है। यही यहाँ से प्रूव हो रहा है। अब इसको एक न्यूमेरिकल से भी आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये दिखाया गया है कि 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे कुछ प्रतिरोध है 10 ओम, 20 ओम, 20 ओम और 20 ओम। मान लीजिए 10 वोल्ट वाली बैटरी के लूप में करंट चलता है I1 और दूसरे लूप में करंट चलता है I। तो पहले हम I निकालेंगे कितना होगा, और फिर उसके बाद बैटरी और करंट मीटर को हम इंटरचेंज कर देंगे और फिर देखेंगे कि उसकी वजह से पहले लूप के अंदर करंट कितना चलता है। तो किरचॉफ का नियम यूज़ करें। तो ये किरचॉफ का नियम जो है वो पहली बैटरी के लिए आएगा 10 इज इक्वल टू 10 I1 प्लस 20 I1 माइनस 20I, ये तो पहले लूप के लिए हो गया। दूसरे लूप में देखिए ये 60I माइनस 20I1, तो ये दूसरे लूप के लिए हो गया। दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद जो I की वैल्यू आती है दैट इज 1/7 एम्पियर, यानी जो करंट आएगा वो 1/7 एम्पियर होगा। अब दूसरा, यानी ये जो करंट है ये दूसरे लूप के अंदर है जिस लूप के अंदर बैटरी लगी हुई नहीं है। अब देखिए वोल्टता स्रोत और एमीटर को यदि परस्पर बदलें तो किरचॉफ का रूल लगाएं तो 10 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर बैटरी वाले लूप के अंदर 60 इंटू I1 माइनस 20I, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। फिर दूसरे लूप के लिए 0 इज इक्वल टू 30I माइनस 20I1। सिंप्लीफाई कीजिए I के लिए, क्योंकि हमें जिस लूप में बैटरी लगी हुई है उसके दूसरे लूप के अंदर हमें करंट निकालना है। तो I इज इक्वल टू, ये भी आया 1/7। तो वो आप देखिए यहाँ पर कि ये दोनों जो रिजल्ट है कि करंट जो चलता है दोनों बार 1/7 है, या यूँ कहिए कि ट्रांस इम्पीडेंस, जो कि वोल्टेज अपॉन करंट होता है ट्रांस इम्पीडेंस, तो वोल्टेज पहले लूप की और करंट जो है वो दूसरे लूप के अंदर, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वही ट्रांस इम्पीडेंस कहते हैं। तो I यदि सेम है, वोल्टेज सोर्स सेम है, इसलिए ये जो थ्योरम है वो प्रूव होती है।